तो न्यूज़ एट 10 में टॉप 3 न्यूज़ में सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों पर बताएं तो पहली खबर है बीजेवाईएम पुलिस में झड़प और नमाज की मुखालफत में चालीसा किया जा रहा था और मगरबी बंगाल में हावड़ा में डॉब्सन रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरकान और पुलिस के बीच टकराव हो गया। युवा मोर्चा ने पुलिस पर बिना किसी वजह से मारपीट करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल में नमाज पढ़ने की मुखालफत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरकान ने मगरबी बंगाल की सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये कई हफ्तों से ये चला आ रहा था, जिसमें अब ये तनाज़ा खड़ा हो गया है। दूसरी खबर आपको बताएं, रांची अदालत ने रुख अपना सख्त कर लिया है और कुरान बांटो तो जमानत मिलेगी। ये एक फैसला है जिसके बाद चारों तरफ इस फैसले को लेकर बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। असल में सोशल मीडिया के जरिए आपसी भाईचारे को खराब करने वालों के लिए रांची की एक अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचाने की मुलजिम रिचा को अदालत ने मजहबी काम करने की भी शर्त पर ही इजाजत उनको जमानत दी गई है। फेसबुक पर इस्लाम धर्म के खिलाफ नाजिबा पोस्ट करने की मुलजिम रिचा भारती को 5 कुरान बांटने की शर्त पर जमानत दी गई है, जिसकी रिसीविंग 15 दिनों के अंदर अदालत में जमा करनी होगी। जमानत के बाद मुतासिरा ने ऐसा करने से इनकार करती हुई भी वो नजर आई हैं। हालांकि उसके वालिद ने अदालत की कद्र करने की बात कही है। तीसरी खबर आपको बताएं, मॉब लिंचिंग पर अब कानून सख्त करने की जिम्मेदारी है, ये कहना है राजस्थान सरकार का। राजस्थान में एक कानून जो है वो बनने की या बनाने की तैयारी है। राजस्थान मुल्क की पहली ऐसी रियासत बने जा रही है जो मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग पर अलग से कानून बनाने जा रही है। बजट तकरीर पर जवाब देते हुए वजीर आला अशोक गहलोत ने ऐवान में यह ऐलान भी किया था। वाज़ेह रहे कि बजट तकरीर में जवाब में सीएम ने मंगल को कई ऐलान किए। इसी दौरान सदन में अशोक गहलोत ने मॉब लिंचिंग और किलिंग के वाकयात पर फिक्र का इजहार किया था। तो टॉप 3 न्यूज में ये तीनों खबरों पर तफसील से आपको जानकारी देंगे, तो बताएंगे तमाम खबरों को तफसील से। लेकिन उससे पहले अक़लियतों के हवाले से एक अहम खबर आपको बता दें। कौमी अक़लियती कमीशन के पास 3 सालों में आई इस साल सबसे ज़्यादा शिकायतें। रुकने पार्लियामेंट एन.के. प्रेमचंद के सवाल पर बराए वजारत बराए अक़लियती ने इस बात को कबूल किया है कि 2016-17 में आई थी 1647 शिकायतें, उसके बाद वो बढ़ी और 2017-18 में ये शिकायतें 1497 हो गई। उसके बाद जो 2018 से 19 का जो साल रहा उसमें 1871 यानी कि 1871 शिकायतें आई हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में शिकायतों के अदद शुमार में ये कमी आई है। हालांकि 2011-12 में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, 2439 शिकायतें तब आई थी। उसके बाद बात करें 2012-13 में आई शिकायतों की तो 2127 शिकायतें आई थी। इसके बाद 2013-14 में जो ये शिकायतें थी वो और बढ़ी थी और 2637 हो गई थी। 2014-15 की अगर बात आपको बताएं तो 1995 शिकायतें आई थी। 2015 में 16 में तकरीबन 1974 शिकायतें जो हैं वो दर्ज की गई थी। ये शिकायतें कौमी अक़लियती कमीशन के पास आई थी। ये एक बार फिर से बढ़ी हैं, हालांकि बीच में ये कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो शिकायतें हैं वो बढ़ी हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए शुएब रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, आखिर क्या वजूहात है जो इस तरह की शिकायतें बढ़ी हैं? देखिए, अगर पिछले 9 साल से जो आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि संसद में बताया गया है, इस पर नजर डालें तो नजर यही आता है कि 2014 से पहले जो शिकायतें थी वो 2000 के पार जाती थी और 2014 के बाद जो शिकायतें हैं वो घटती चली गई और 2017-18 में तो जो शिकायतें थी माइनॉरिटी कमीशन में दर्ज हुई थी वो 1497 रह गई। हालांकि पिछले साल की भी अगर बात करें 2018-19 की तो उसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, यानी 1871 के शिकायतें की गई। माइनॉरिटी कमीशन पर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में शिकायतें हैं वो इस तरह की आती है। जो हमारी बातचीत हुई उसमें क्रिमिनल टेंशन की भी शिकायतें दर्ज होती है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने खिलाफ, उनके खिलाफ अगर भी मामला इस तरह का हो रहा है कि उनको सताया जा रहा है, कहीं पर परेशानी हो रही है, तो माइनॉरिटी कमीशन में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, ताकि क्योंकि कमीशन को ये अख्तियार हासिल होता है कि वो डीएम हो या फिर जो सूबे के मुख्य सचिव है या प्रशासनिक जो अमला है उनसे जवाब तलब कर सकता है। लेकिन शुएब, अगर देखा जाए 2014 तक 2637 शिकायतें थी, लेकिन उसके बाद 16-17, 17-18 और 18-19 में शिकायतें बढ़ी हैं। बिल्कुल, देखिए 2000 आप 11-12 में देखिए तो 2439 थी, 12-13 में 2127 थी, 13-14 में
2637 तक पहुंच गई थी, यानी कि 13-14 में खासतौर पर 2500 के भी क्रॉस कर गई थी हर साल जो दर्ज होने वाली शिकायतें थी। उसके बाद जब मोदी सरकार आती है 2014-15 में, तब बढ़ती है शिकायतें 1995 पाई जाती है। उसके बाद 2015-16 में 1974 और इसी तरह 2016-17 में 1647, 2017-18 में 1497। तो 2017-18 जो था वो कम से कम कहा जा सकता है कि उसमें कुछ कम हो गई थी। हालांकि 2018-19 में 1871 शिकायतें दर्ज की गई माइनॉरिटी कमीशन में। अब बड़ी बात यही है कि इसको देखने का अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है। अपोजिशन ये भी कह सकता है कि इस तरह की शिकायतें दर्ज करने में शायद कुछ कमी पेशी रह गई हो, ये तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन सच ये है कि जो आंकड़े दिए गए हैं 9 साल के, उसमें मोदी हुकूमत का जो कार्यकाल है एक तरीके से वो 11, 12 और 13 के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। इन शिकायतों के मद्देनजर जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में शिकायतें दर्ज की गई है, और जो भी हम कहें कि माइनॉरिटी कमीशन में क्योंकि वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं और माइनॉरिटीज के लोग होते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शिकायतें वो तो कम से कम घटी है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जो दर्ज होने वाली शिकायतें। हालांकि जो सूबाई माइनॉरिटी कमीशन है उनका अपना मसला रहता है। हर सूबे में माइनॉरिटी कमीशन है, दिल्ली हो या फिर दूसरी सूबों की बात करें, वहाँ की शिकायतों का मामला अपना अलग है। लेकिन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में शिकायतें कम हुई है, ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शिकायतों में कमी सिर्फ 2017-18 में दिखी गई है, लेकिन 18-19 के बाद एक बार फिर से जो शिकायतें हैं वो बढ़ी हैं। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मजहबी पोस्ट शेयर करने का मामला है ये। रांची की कोर्ट ने ऋचा को 15 दिन में 5 कुरान की कॉपी तकसीम करने को कहा था। ऋचा को मंगल की शाम 5 बजे तक कुरान की एक कॉपी बांटनी थी। ऋचा भारती ने नहीं माना है कोर्ट का हुक्म। हालांकि ऋचा भारती ने कुरान की कॉपी तकसीम करने से इनकार कर दिया है। एक फैसला सुनाया जाता है, बल्कि शुरुआत इसकी होती है एक पोस्ट से जो एक मजहब के खिलाफ पोस्ट होती है, जो नाजिबा पोस्ट होती है जिस पर एतराज़ होता है। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। तो सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मजहबी पोस्ट शेयर करने का ये मामला है, जिसमें ऋचा भारती नाम की एक लड़की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है उसको शेयर करती है, जिसके बाद कुछ लोगों को इस पर एतराज़ होता है, जिसके बाद उनकी जो शिकायत है वो कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और उनको हिरासत में लिया जाता है। और जब मामला कोर्ट पहुँचता है तो रांची की अदालत ने एक फैसला सुनाया है, जो पहले तारीख में अगर आप देखें इस तरह का फैसला कभी नहीं सुनाया गया, जिसमें जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि आपके गुनाह, हालांकि उन्होंने उसको जो शर्त रखी जमानत देने की, और शर्त ये थी कि उस मुल्जिम को यानी कि ऋचा भारती को 5 कुरान की कॉपी जो है वो लोगों को तकसीम करनी होगी, जिसमें से एक वो पक्ष भी है जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है। इसके अलावा इसकी रिसीविंग जो है उसकी अपडेट जो है वो कोर्ट को भी देनी होगी। लेकिन ऋचा भारती ने इस फैसले को मानने से, इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ हिंदू तंजीमें जो हैं वो इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसके साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। कामरान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान, देखा ये जा रहा है कि जब से रांची की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है उसके बाद कुछ लोग तो इसके हक में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत हुक्म है। तो कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ऐतिहासिक एक फैसला आया है जिसके बाद कुछ लोग तो उसको सही मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे अच्छा बेहतर ये होता कि अगर कुरान की जगह संविधान की कॉपियां बांटने का हुक्म दिया जाता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये फैसला आया है उसके बाद तमाम विरोध भी शुरू हो गए हैं। जो आरोपी है इस पूरे मामले पे ऋचा पटेल, उन्होंने सबसे पहले इस फैसले को मानने से इनकार किया है। और साथ ही साथ आज जो तस्वीरें हैं सिविल कोर्ट की, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। बार एसोसिएशन के तमाम जो अधिवक्ता हैं वो आज विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो न्यायाधीश मनीष सिंह की अदालत से जो फैसला निकल कर आया था कि जमानत सशर्त दी गई है और शर्त यह है कि 5 कुरान की प्रतियां बांटी जाएंगी, उसका विरोध साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जितने भी अधिवक्ता हैं तमाम लोग जाकर जुडिशियल कमिश्नर से मिलकर शिकायत करेंगे। लेकिन इनका किस तरीके से इस फैसले पर विरोध है ये जानते हैं। सीधे हमारे साथ संजय विद्रोही जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं, क्या है मामला, क्यों विरोध कर रहे हैं? एक मुकदमा दायर किया गया
अंजुमन इस्लामिया पिठोरिया के द्वारा, और उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया कि एक बच्ची एक पोस्ट की है जिससे कि उनके समाज के विरोध में है वो, और उससे उन लोग आहत हुए हैं। जहां तक ये जानकारी है कि ये केस और एक काउंटर केस, 2 केस हुआ है। एक ये बच्ची पे हुआ है और बच्ची के द्वारा दूसरे लोगों पे किया गया है, लेकिन कार्रवाई पुलिस के द्वारा केवल बच्ची के खिलाफ में किया गया है और तत्काल उसको माने FIR दर्ज होने के 2-3 घंटे के भीतर उसको कस्टडी में कर दी गई। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो फैसला आया था न्यायाधीश मनीष सिंह की अदालत से, उसका क्या विरोध है? विरोध मेरा वहीं से है। सेक्शन 41A का पहले नोटिस दिया जाने का कार्य हम लोग का होता है कि किसी भी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में और हमारे CRPC में बोला जाता है कि किसी को भी गिरफ्तार करने के पहले उसको सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि इस बच्ची को सेक्शन 41A का नोटिस दिया गया और जवाब देने के लिए, और तत्काल उसको गिरफ्तार करके उसको किसी से मिलने नहीं दिया गया। जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में उसको रात में रिमांड कर दिया गया, जो कि गलत है। दूसरी, जब ये रिमांड हो गई और होने के उपरांत जब इनके अधिवक्ता के द्वारा वहां पे एक दरखास्त दिया गया जमानत के लिए, तो जो जमानत इसको दिया गया है कोर्ट के द्वारा, और जिसमें एक क्लॉज लगाया गया है कि आपको 5 कुरान बांटना होगा, जिसमें से एक कुरान आपको अंजुमन इस्लामिया पिठोरिया को देना होगा और बाकी कुरान आपको 15 दिन में बांटनी होगी। ये जो है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मौलिक अधिकार जो हमारा रिलीजियस को मानने का होता है, जो मेरा आर्टिकल 15 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा आर्टिकल 19 बोलता है राइट टू स्पीच का, इसका घोर उल्लंघन है। इसका आप ये कैसे किसी को मजबूर कर सकते हैं? जो जिस धर्म को नहीं मानता है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप उसका प्रचार और प्रसार कीजिए। सर अब क्या होगा? तमाम अधिवक्तागण यहाँ पर इकट्ठा हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? ये अधिवक्ताओं में भी ऐसा नहीं कि आप ये जितना अधिवक्ता यहाँ देख रहे हैं इसमें केवल एक ही समुदाय के हैं, इसमें कई समुदाय के, सब समुदाय के। हम लोग जब काला कोट पहन लेते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग किस जात को बिलोंग करते हैं। हम लोग ने ये बात स्पष्ट की है, हमारे मुस्लिम अधिवक्ताओं ने भी ये बात बोला कि इस तरह का जो जजमेंट पास हुआ है वो सही नहीं बने। वो आश्चर्य करते हैं कि इस तरह का जजमेंट भी पास हो सकता है। जी, ये एक एंगल ये भी है कि जो ऋचा भारती हैं, ऋचा पटेल हैं, उनका ये कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हैं, इस हुक्म से वो मानने से का इनकार करती हैं, लेकिन जो वालिद साहब हैं उनके, वो इस फैसले को सही मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घर में भी एक विरोधाभास है। जी बिल्कुल, उनका अपना विरोध है, अपना तर्क है, और उसी तर्क के आधार पर वो इस फैसले का विरोध कर रही हैं। और साथ ही साथ जितने भी हिंदू संगठन हैं, और फिर जैसा कि अधिवक्ता विद्रोही जी बता रहे थे कि यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हैं वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हैं, तमाम लोग इस फैसले का ही विरोध कर रहे हैं कि किसी भी ये मौलिक अधिकार है हमारा कि हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, और ऐसे में अगर अदालत फैसला देता है कि किसी भी धर्म का जबरदस्ती अगर प्रचार और प्रसार किया जाए तो कहीं से भी ये न्याय संगत नहीं होगा। इसीलिए तमाम जो अधिवक्ता हैं वो जा रहे हैं जुडिशियल कमिश्नर के पास और वहां पर जाकर इस फैसले का विरोध करेंगे, इस फैसले को लेकर शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन जुडिशियल कमिश्नर के पास से क्या कुछ निकल कर आता है ये थोड़े वक्त के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना साफ है, इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके से अदालत ने ये फैसला दिया है कुरान की प्रतियां बांटने को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठीक है कामरान, आगे का क्या रास्ता होता है? अगर ऋचा इस फैसले को, इस हुक्म को मानने से इनकार कर देती है तो आगे का क्या कानून होगा? जी बिल्कुल, यहाँ जो कानून के जानकार हैं हम उनसे ही बात करते हैं। सर, जैसा कि ऋचा पटेल, ऋचा भारती हैं जो वो विरोध कर रही हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो आगे का क्या होगा? आगे का क्या रास्ता निकलता है? किसी भी फैसले के खिलाफ में हमारे पास में उच्च अदालत में जाने का प्रोविजन है। ये जो हमारा आदेश दिया गया है इसके खिलाफ में अगर वो जाना चाहती हैं और जाना चाहिए, रिवीजन फाइल करके इस आदेश को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में किसी सक्षम न्यायालय में जाकर इसकी बात रखकर उसको खारिज करने की बात बोलनी चाहिए। और जैसा कि ये करने का, जैसा अगर हम लोगों मेरे जो द्वारा अगर रहा जाए और हम लोगों के पास ऐसे मौकिल हैं तो मैं उसे यही सजेस्ट करूंगा कि इस आदेश के खिलाफ में आप जरूर रिवीजन फाइल करके ऊपर के कोर्ट से आदेश प्राप्त करें। ये तो उनका इंडिविजुअल होगा कि वो जाएंगे ऊपरी अदालत में और जाके मामले पर रिवीजन फाइल करेंगे। लेकिन आप लोग जो आज यहाँ पर निकले हैं, आप लोग किस तरीके से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? जुडिशियल कमिश्नर से मिलकर क्या करने जा रहे हैं?
जैसा कि हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस बात का निर्णय लिया है कि सबसे पहले जुडिशियल कमिश्नर के पास जाकर हम लोग इस बात का विरोध जताएंगे कि जो जजमेंट पास किया गया है इससे सौहार्द नहीं बढ़ रहा है और इससे विमक्षता बढ़ रही है। हम आपस के बीच में जो हम लोग मिल के रहते हैं उसमें दूरी बढ़ने का काम हो रहा है। आप इस पे संज्ञान लीजिए और ऐसी वारदातें जो हो रही है और ऐसा जो आदेश पारित हो रहा है इसमें आप कुछ सोचिए और करने का काम कीजिए। और आगे इन लोगों का जो विचार है एसोसिएशन का कि वहां मिलने के बाद में जैसी बात उठ के आएगी वैसा हम लोग निर्णय लेंगे। अगर बात आती है कि हम लोग बहिष्कार करने की बात कर सकते हैं तो वहां बैठ के निर्णय होगा कि हम लोगों को क्या करना है और आगे की रणनीति कैसे तय करनी है, क्योंकि ये शुरुआत है और शुरुआत में अगर कोई गलत काम हो रहा हो और चाहे गलत हो गया हो चाहे उसको रोकना चाहिए। तो बिल्कुल रोकने की जरूरत है या सुधार करने की जरूरत है। तो बहरहाल अब वक्त है थोड़ा जब जुडिशियल कमिश्नर से मिलकर तमाम अधिवक्ता निकलेंगे उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जुडिशियल कमिश्नर इस मामले पर क्या संज्ञान लिया है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उस फैसले को लेकर कहीं न कहीं विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान इस तमाम जानकारी के लिए।